तो नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी ईपीएफओ 2025 में 30 नवंबर को पूछे गए साइंस एंड टेक्स से जितने भी क्वेश्चन थे, जो कि 15 थे, 15 के 15 क्वेश्चन यहाँ पर करके देखेंगे। साथ में मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका। साथ में ये भी हम बात करेंगे कि ये प्रीवियसली क्वेश्चन कहाँ पूछे गए हैं, और अगर पूछे गए हैं तो क्या आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लस हम ये बात भी करेंगे कि ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो न्यूज़ में क्यों थे, या फिर न्यूज़ में होने के कारण पूछे गए हैं, तो वो न्यूज़ में होने का उनका मेन रीज़न क्या था? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम बात करेंगे, सोर्स एनालिसिस करेंगे पीवाईक्यू के साथ। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी ऐसे वीडियोस मिलते रहें। अब हम देखेंगे यूपीएससी प्रीवियस जो ईपीएफओ का क्वेश्चन पेपर है, तो उसके 15 के 15 क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन अगर आपको मेरी कोई भी बात अगर टाइम वेस्ट लगे तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन वीडियो आखिरी तक देखना है, सारे के सारे क्वेश्चन देखने हैं आपको, ताकि आप कुछ क्लैरिटी मिल जाए आपको कि यूपीएससी में क्वेश्चन किस टाइप से रिपीट होते हैं, या फिर किस टाइप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछा गया था। यहाँ पर क्वेश्चन था कि जो अवॉक्स है, AWACS का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये न्यूज़ में क्यों था। ठीक है, पहले मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ। एयर वॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। तो एयर वॉर्न, ए से एयर वॉर्न, डब्ल्यू से वार्निंग, ए से एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर इसको हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जिनको भी पता नहीं है तो वो एलिमिनेट भी कर सकता है। जैसे क्रिटिकल स्कैनिंग जैसी कोई चीज हम नहीं पढ़ते हैं, क्रिटिकल स्कैनिंग, स्कैनिंग पढ़ते हैं बट क्रिटिकल स्कैनिंग नहीं पढ़ते हैं। अब ये देखिए, एरियल वॉरफेयर, वॉरफेयर एंड केस स्टडी, वॉरफेयर और केस स्टडी का कोई संबंध हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हो सकता है बट यहाँ पर हम जो जनरल टर्म्स पढ़ते हैं वहां पर ऐसी चीजें हमको देखने को नहीं मिलती हैं। फिर क्रिटिकल सॉल्यूशन, ये भी नहीं, मतलब नाम से भी हम थोड़ा थोड़ा एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम है ये, और ये क्या है तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको न्यूज़ में क्यों था ये। ठीक है, तो ये न्यूज़ में इसलिए था कि जो हमारी एयरफोर्स है, इसने हमारी एयरफोर्स ने डीआरडीओ के साथ में डील करके नेत्र मार्क 2 प्रोजेक्ट को चालू किया था, या फिर इनिशिएटिव को शुरू किया था। जिसमें क्या होगा कि आपकी जो एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर एक रडार सिस्टम होगा, जो कि देखेगा कि आसपास कोई ऐसा वार्निंग या फिर कोई थ्रेट तो नहीं मिल रहा है आपको, आकाश से देखेगा। तो इसको दूसरा नाम इसको ये भी बोलते हैं कि आई ऑन द स्काई, या फिर आई इन द स्काई। तो इसे क्या बोलते हैं, अवॉक्स को क्या बोलते हैं, आई ऑन द स्काई। तो ये क्या होता है, एक सर्विलांस सिस्टम है जो कि एयरक्राफ्ट के ऊपर लगा होता है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। और न्यूज़ में होने के कारण यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूज़ में कब था, 2024 में न्यूज़ में था, और अभी एग्जाम हो रहा है 2025 में। तो ये करंट अफेयर का ही मानेंगे हम इसको आंसर। जो ये क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से आया है, और अगर आपने यूपीएससी करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे से फॉलो किया है तो आप पे ये क्वेश्चन बन गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है अब आपको पता चल गया होगा। लेकिन क्या ऐसे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अब हम दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि ईपीएफओ में पूछा गया था। वो था ड्रोन झुंड। अब देखिए, कई बार ना हमको इंग्लिश में भी क्वेश्चन देखना चाहिए। ठीक है, तो ड्रोन स्वार्म होता है, स्वार्म का मतलब होता है जब बहुत सारे ड्रोन एक साथ चलते हैं। ठीक है, हमले की प्रत्युत्पाय, मतलब उसको एंटी करने के, उसको क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए विद्युत चुंबकीय ड्रोन जाम, जैमर जिसे बोलते हैं, जैमर एक प्रभावी प्रक्रिया है जिसमें ड्रोन का जीपीएस और उसकी संचार प्रणाली विकसित किए जाते हैं। तो इसने क्या पूछा है कि ईएम ड्रोन जाम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही आवृत्ति प्रास है। अब ना ये जो फ्रिक्वेंसी रेंज है, अगर आप यूपीएससी को फॉलो करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से देखे हैं, तो ये ना मतलब मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो ईएम स्पेक्ट्रम होता है, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही लिए हैं, लेकिन अगर सभी यूपीएससी की जितनी भी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, उसमें अगर सभी क्वेश्चंस को देखें, तो जो ईएम या फिर फ्रिक्वेंसी परास है, रेंज है, या फिर ईएम स्पेक्ट्रम है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सभी एग्जाम में, चाहे वो सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, या फिर एनडीए हो। तो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी होता तो इसका आंसर होता रेडियो फ्रिक्वेंसी, लेकिन यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी है नहीं। आर इंफ्रारेड तो ये भी नहीं है। ये इसका होगा आंसर माइक्रोवेव। अब मैं इसका आंसर भी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलते हैं हम हमारी यहाँ पर। तो ये देखिए, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? इसका मतलब प्रकाश जो होता है, प्रकाश में कुछ अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती हैं, और उन फ्रिक्वेंसी के आधार पर अलग अलग जो डिवाइसेस होती हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, रेडियो वेव यहाँ पर है,
और रेडियो वेव के जस्ट बाद यहाँ पर माइक्रोवेव स्टार्ट हो जाती है। माइक्रोवेव के बाद इंफ्रारेड स्टार्ट होती है, फिर यूवी होती है, फिर एक्सरे होती है, फिर गामा रे होती है। तो ये अंतर होता है कि हमारी जो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स वगैरह होती हैं, तो इनमें जो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के आधार पर इनको अलग-अलग किसमें परास में या फिर रेंज में क्या किया जाता है, बाँटा जाता है। तो सबसे पहले इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि जो जैमर होते हैं, किसके ड्रोन जैमर होते हैं, जैम जैम करने के लिए, सॉरी जे डबल एम ई आर जैमर होते हैं, वो किस पे काम करते हैं, माइक्रोवेव और रेडियो फ्रिक्वेंसी पर। अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी इसमें आंसर होता तो इसका आंसर होता रेडियो वेव। अब यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं क्या? तो हाँ, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा बनते हैं। और ये क्वेश्चन आया था 2022 में यूपीएससी के प्रीलिम्स जो एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन था कि व्हाट आपको शॉर्ट रेंज डिवाइसेस के बारे में, टेक्नोलॉजीज के बारे में बताना है कि कौन सी शॉर्ट रेंज डिवाइस होती हैं। शॉर्ट रेंज डिवाइस देखिए हमेशा किस पे काम करती हैं, रेडियो वेव्स पे काम करती हैं। जितनी भी शॉर्ट वेव मतलब कि शॉर्ट रेंज जो डिवाइस होती हैं, जैसे आप एक मोबाइल की दुकान पर जाते हैं या फिर किसी भी सब्जी की दुकान पर जाते हैं और अपने मोबाइल से जब स्कैन करते हैं क्यूआर कोड को, तो वो किस तरंग का यूज़ करता है, रेडियो वेव का। ठीक है, तो रेडियो वेव्स हमेशा यूज होती हैं जब हम पास की चीज़ों का यूज़ करते हैं, पास की चीज़ में डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लोज सर्किट टेलीविजन, ये भी इसका सही आंसर है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, आपको पता है ये क्या है? आरएफआईडी। आरएफआईडी क्या होता है? आरएफआईडी जो टोल टैक्स होता है, टोल पर जो आपका फास्टैग को क्या करता है, स्कैन करता है, उसे बोलते हैं आरएफआईडी। और आरएफआईडी किस पे काम करता है? रेडियो वेव पर काम करता है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जितनी भी चीजें पास की चीज होती हैं उनमें रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। रेडियो वेव से हमेशा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर बीएलसी से पूछा गया है। बीएलसी क्या होती है? विजिबल लाइट लाइट कम्युनिकेशन। जैसे कि आप एक रूम में एंटर करते हैं और अचानक से लाइट जल जाती है, तो ये विजिबल लाइट कम्युनिकेशन कहलाता है। जो सेंसर होते हैं, जितने भी सेंसर होते हैं जो हमारे घरों में लगे होते हैं, जैसे कि आप कैमरे के सामने आए और कैमरे में एक लाइट जलने लगी रात के अंधेरे में, तो ये बीएलसी पर काम करता है। और ये जो होती हैं, ये हमेशा वेवलेंथ 375 से, मतलब ये रेडियो वेव है तो रेडियो वेव में इसकी परास आपको पता होनी चाहिए। फिर ये इसकी अगर दूसरी बात देखें, बीएलसी इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, तो गलत। क्योंकि बीएलसी हमेशा नियर लेंस, मतलब कि जो आपकी पास की चीजें हैं, शॉर्ट रेंज होती हैं जो, उन पर काम करता है। ठीक है, शॉर्ट रेंज पर काम करता है, ना कि लॉन्ग रेंज पर। तो दूसरा गलत हो गया, दूसरा जैसे ही गलत हुआ, दूसरे को एलिमिनेट करो तो आपका आंसर निकल जाएगा, सी। तो ये देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है, एनएफसी, नियर फील्ड जो कम्युनिकेशन होता है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन, फिर वही बात कि आप एक दुकान गए, दुकान पर आपने क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई पेमेंट किया, तो ये जो यूपीआई पेमेंट है वो नियर फील्ड कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। और जब भी नियर फील्ड कम्युनिकेशन होगा तो वहां पर रेडियो फील्ड का यूज करेंगे, आप रेडियो फील्ड का यूज करेंगे और उसी के द्वारा जो क्यूआर कोड है वो स्कैन किया जाएगा। तो पहला तो सही है। दूसरा, is designed for use by device which can be at a distance of even a metric meter from each other। तो मीटर नहीं है यहाँ पर, 10 मीटर से ज्यादा होता है या फिर 1 मीटर से ज्यादा, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। एनएफसी कैन यूज इनक्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तो ये भी सही है, मतलब कि इसका आंसर सी सही होगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो मैंने सभी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिए हैं। देखिए, क्वेश्चन है तीसरा, पूछा गया था ईपीएफओ में निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विधि है जो जीपीएस द्वारा लक्ष्य की अवस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। सबसे पहले अगर आपने क्वेश्चन को बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आया तब भी आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, क्योंकि कुछ चीजें ना ऐसे ही हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब इसने पूछा है कि जीपीएस में आपको अगर लक्ष्य की अवस्थिति ज्ञात ज्ञात करनी है, मतलब एक्यूरेट एकदम उसका किसी भी पॉइंट को आपको ज्ञात करना है, तो वो किस पर काम करेगा। तो सबसे पहले ट्राइलेटरलाइजेशन, द्विपार्श्वीकरण, इसका यूज होता है, जो ऐसे त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का मापन करती है जहां लक्ष्य अवस्थित त्रिभुज का एक शीर्ष है। अब देखिए आपको एक चीज पता होगी कि एक जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज मतलब सॉरी, एक जो वृत्त होता है वो त्रिभुज के 3 बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है इस वाली मेथड में, चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड आपको बता दूं कि ये क्या होता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये पॉइंट आप है, ठीक है, आपके मोबाइल में रिसीवर है और यहाँ पर 3 सैटेलाइट आप देख रहे हैं, 4 हैं यहाँ पर वैसे तो, लेकिन मैं यहाँ पर 3 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 जो सैटेलाइट हैं, सैटेलाइट को आप एक टॉर्च के जैसे देख सकते हैं। टॉर्च की जब लाइट पड़ती है कहीं पर भी, तो वो एक सर्कल के रूप में उसकी जो प्रकाश होता है वो फैलता है। ठीक है, ऐसा फैलता है सर्कल के रूप में, बीच में सेंटर। अब ये जो रिसीवर उपग्रह हैं या फिर सैटेलाइट हैं, वो रिसीवर पर अपनी क्या भेजते हैं, किरणें भेज रहे हैं, तरंगे भेज रहे हैं, और उनकी चारों तरफ एक फील्ड बन रहा है जो कि एक सर्कल के फॉर्म में है। तो ऐसे करके बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं जीपीएस में, तो वो सारे सैटेलाइट्स के क्या बन रहे हैं, सर्कल बन रहे हैं आपके आमने सामने। तो जहां पर ये तीनों सर्कल
क्या होंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, या फिर चारों या फिर पांच जितने भी सैटेलाइट हैं वो क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, उस पॉइंट पर आपकी अवस्थिति को सही माना जाएगा, एक्यूरेट माना जाएगा। और यही काम करते हैं जीपीएस सैटेलाइट, जितने भी जीपीएस सैटेलाइट है, जिसमें कि हमारा नाविक भी है। आप सभी को पता होगा कि भारत का स्वदेशी निर्मित नाविक सैटेलाइट या फिर नाविक प्रणाली जो है वो नेविगेशन प्रणाली है, जो कि जीपीएस का काम, जीपीएस का प्रतिस्थापन करती है, जीपीएस को प्रतिस्थापित करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए नाविक, और नाविक से यूपीएससी में 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर कि ये किस पे काम करता है, त्रिपार्श्विक पर काम करता है, मतलब ट्राइलेटरलिज्म पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फेफड़ों और छाती के बीच स्थान फुफ्फुस गुहा को भरने के वाले सही पदार्थ की प्रकृति है। अब देखिए फेफड़ा जो है, जो हमारे फेफड़े हैं उन और फेफड़ों और हमारी पसलियों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं सीरस फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सीरस फ्लूइड, सीरस द्रव बोलते हैं। इसीलिए इसका आंसर होगा ए। और जो ये द्रव होता है ये क्या काम करता है? ये द्रव काम करता है आपको आपकी पसलियों और आपके फेफड़ों के बीच में जो घर्षण होता है उसको कम करने का काम करता है। मतलब ये जो फ्लूइड है वो ऑयल या फिर लुब्रिकेशन के जैसे काम करता है। जैसे आपको अगर कोई मशीन को अच्छे से चलाना है तो ग्रीस लगाते हैं या फिर ऑयल लगाते हैं, तो वैसे ही ये द्रव काम करता है, जो कि आपके फेफड़ों को बचाता है छातियों से, मतलब सॉरी पसलियों से बचाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका द्रव। और ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, और इसीलिए मैं इस पर स्टैटिक पोर्शन पर कोई भी सोर्स नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपकी बायोलॉजी की 11th 12th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो ये इसलिए उसका सोर्स मैं बताऊँ तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो वो वैसे भी हमको अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको पता नहीं है तो स्किप ही करने चाहिए यूपीएससी में, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था 25वां या फिर 5वां भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन था बसीय अम्लों के बारे में। इतना ईज़ी क्वेश्चन था ये वाला, मुझे देखते ही ऐसा लगा कि क्या ही क्वेश्चन आया है। अब देखिए यहाँ पर बी और सी क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है? संतृप्त बसीय अम्लों, संतृप्त बसीय अम्लों के कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधों की सम संख्या होती है, और यहाँ पर इन्होंने बोला है द्विबंधों की विषम संख्या होती है। पहले आपको पता होना चाहिए संतृप्त बसीय अम्ल क्या होते हैं। संतृप्त बसीय अम्ल क्या होते हैं कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये होगा कि अब इसको किसी भी हाइड्रोजन परमाणु की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये संतृप्त हो चुका है, इसको अब किसी भी हाइड्रोजन परमाणु की जरूरत नहीं है। तो इसके बीच में डबल बॉन्ड ना तो विषम संख्या में होगा और ना ही सम संख्या में होगा। मतलब दूसरा और तीसरा तो वैसे ही क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है? तो ये वाला तो हमारा दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब तीसरा पढ़िए, मोनो संतृप्त वसीय अम्लों में उतने हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान हो सकते हैं जितनी उनकी क्षमता हो। तो ये गलत है, क्योंकि अगर एक मोनो असंतृप्त असंतृप्त वसीय अम्ल है, ये है, ठीक है? तो इसमें केवल 4 ही हाइड्रोजन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है उतनी क्षमता हो जितनी उसकी क्षमता हो, तो नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा ए। बस अधिकांश वसीय अम्लों के एक छोर पर कार्बोक्सिल। अब देखिए अधिकांश शब्द है, अधिकांश शब्द जहाँ पर भी आए तो आपको उसको सही मानना है, उस स्टेटमेंट को। यूपीएससी में अक्सर ऐसा होता है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ए। तो इस पर भी मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई आपको सोर्स बताना चाहिए। तो हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर बताएँगे जहाँ पर जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, या फिर जो आगे भी यूपीएससी में कहीं पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 6वां, प्रकाश संश्लेषण सॉरी प्रकाश रासायनिक धुंध की मूल अभिकारक। कितनी बार ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है? काफ़ी बार, मतलब अगर मैं बोलूँ तो सीएपीएफ में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एनडीए में भी रिपीट हुआ है, यूपीएससी सीएससी में भी 2013 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। साइंस एंड टेक और जो टेक्नोलॉजी होती है वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश रासायनिक धुंध की मूल अभिकारक है? तो जहाँ पर भी नाइट्रिक ऑक्साइड आए तो आपको वहाँ पर मार देना है, सही। और ये अदग्ध हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अनबर्न्ड, मतलब कि बिना जले हुए। अब देखिए स्मोक, धुंध जहाँ पर भी दिया होगा इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मोक। स्मोक स्मोक जो होता है, शब्द किससे बनता है? स्मोक प्लस फॉग। स्मोक प्लस फॉग मतलब धुएं और फॉग से मिलकर क्या बनता है? स्मोक बनता है। और स्मोक जहां पर भी आता है, मतलब स्मोक आएगा और वो पानी के साथ मिल जाएगा या फिर कोहरे के साथ मिल जाएगा तो धुंध बन जाएगा। तो जब भी स्मोक होगा, स्मोक कब होगा? जब हम हाइड्रोकार्बन को अ, कैसा पूर्ण नहीं, मतलब अपूर्ण दहन हो रहा है, अनबर्न्ड। पूर्ण दहन होगा जब भी लकड़ी का, तब भी धुआं बनेगा। तो इसका आंसर सी होगा। इसको VOC भी बोलते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को। तो इसका आंसर होगा सी। ये क्वेश्चन पहले कितनी बार पूछा गया है ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए
फोटोकेमिकल स्मोक कब आया था? 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि फोटोकेमिकल स्मोक इज रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन अमोंग किन किन के बीच में रिएक्शन से फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। तो यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और पेरोक्सीसिटल नाइट्रेट। तो इन सभी से जब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्या होती है, अभिक्रिया होती है, तो क्या बनता है? स्मोक बनता है। यहाँ पर और भी ऑप्शन है, तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। तो ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। फिर ये 2022 में यूपीएससी सीएपीएफ में भी पूछा गया है। पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए ओजोन तो है, फिर ये भी है, और नाइट्रिक ऑक्साइड भी है। मतलब इसका आंसर होगा पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका सही आंसर होगा, मतलब इसमें क्या नहीं होता है, ये वाला नहीं होता है किसमें? स्मोक में। तो क्वेश्चन कहाँ से आया है? प्रीवियसली पूछा जा चुका है। आपको पीवाईक्यूज को सॉल्व करना, चाहे आप यूपीएससी सीएसई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी पीएफ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखिए, मैंने जैसे ही यूपीएससी के जो ईपीएफओ के क्वेश्चन देखे, तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि ये तो मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, इसका मतलब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर सॉल्व किए हैं, तो मेरे माइंड में था कि ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं देखा है, तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करें और उनका एनालिसिस करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बोक्सिल अम्ल कहलाता है, तो फिनोल को भी कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। फिर 2025 में एक और ईपीएफओ में क्वेश्चन आया था एमीन से। ये भी बेसिक का क्वेश्चन है। अमीन क्या होता है? अमोनिया ग्रुप होता है। जब भी किसी भी अ, यौगिक में NH या फिर NH3 ये जुड़ जाता है, तो उसको एमीन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अगर OH किसी में जोड़ दें, तो वो एल्कोहल ग्रुप हो जाता है ना। OH अगर किसी भी चेन में अगर हम जोड़ देते हैं, वैसे ही अगर NH3 जोड़ देते हैं किसी भी चेन में, तो उसको क्या बोलते हैं? हम एमीन ग्रुप बोलते हैं। और एमीन ग्रुप का यूज होता है औषधियों और तंतुओं का संश्लेषण करने में। अब देखिए, यहाँ पर एलिमिनेट मेथड आपको यूज करनी चाहिए। विस्फोटकों में हमेशा सल्फर जैसी चीजों का यूज होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का यूज नहीं होता है। बैटरियों के विकास में नहीं होता है। हमने बहुत सारी बैटरीज पढ़ी होंगी आपने, जिसमें कि आपने निकेल बैटरी पढ़ी होगी, लेकिन नाइट्रोजन या फिर अमोनिया से संबंधित कोई भी बैटरी आपने नहीं पढ़ी होगी। फिर ये भी ऐसी कोई चीज़ हमने स्टेम सेल जो थेरेपी होती है, उसमें हमने एमीन जैसी चीज़ कोई नहीं पढ़ी है, और आपने पढ़ा होगा ये सब चीज़ें, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन, और मुझे लगता है इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता, जो कि ईपीएफओ में पूछा गया था। चैट जीपीटी के संबंध में आपको बताना था, किस पर काम करता है। तो यह लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM पर काम करता है। ये जो LLM है, ये क्या होती है? अब देखिए, चैटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है क्या चैट जीपीटी? नहीं भाई, हम चैट जरूर करते हैं, क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, लेकिन वो किस पर काम करता है, किस पर आधारित है? तो चैटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, वो इंस्टाग्राम फेसबुक की जैसे नहीं है। तो ये तो नहीं हुआ। दूसरा, यह एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? नहीं भाई, लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेजेस का, बहुत सारी लैंग्वेजेस का समूह है। लैंग्वेज लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसको एलिमिनेट ऐसे भी कर सकते हैं, यह एक पूर्वानुमानित, अब देखिए, पूर्वानु पूर्वानुमानित कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है? जैसे कि आप कोई ऐप ओपन करते हैं, और उस ऐप में जो FPY सॉरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, वहां पर जाते हैं, तो वहां पर कुछ मतलब पहले से क्वेश्चन लिखे होते हैं, उन्हीं के आंसर दिए होते हैं। मतलब पूर्वानुमानित, पहले से ही जो क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, वही आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो उन्होंने आंसर दिए हुए हैं, वही आंसर आप देख सकते हैं। तो ये होता है पूर्वानुमानित प्रेडिक्टिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में जटिल मॉडलों की प्रशिक्षण और परिनियोजन के लिए निम्नलिखित में से, फिर से इजी क्वेश्चन, मतलब कितना ही क्वेश्चन इजी पूछा जा सकता है, वो इस बार मैंने इसमें देखा है। अब देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही है, CPU हो सकता है क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर केवल पठनी, रीड ओनली मेमोरी, भाई मेमोरी का संबंध कृत्रिम बुद्धिमत्ता से कहाँ हो गया? सॉलिड स्टेट ड्राइव नहीं, ये भी मेमोरी का ही एक रूप है। तो इसका ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट इसका सही आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आप सभी ने, जिसने भी एग्जाम दिया है, वो सही किया होगा। अगला क्वेश्चन है, बैंकों की वेबसाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा SSL एन्क्रिप्शन का सही अर्थ है? तो जो बैंक होते हैं, उनकी वेबसाइट इस पर काम करती है, जिसे को बोलते हैं हम SSL एन्क्रिप्शन। इसका मतलब जो बैंक की खुफिया जानकारी होती है, या फिर बहुत ही सीक्रेट जानकारी होती है, उसको सुरक्षित रखने के लिए सिक्योर सॉकेट लेयर एन्क्रिप्शन का यूज किया जाता है। तो ये फुल फॉर्म से संबंधित है। अगर आप पे एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, तो उसको आपको स्किप करना चाहिए, तुक्का नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का हमेशा आपको नुकसान होता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको फ्यूचर में यूपीएससी में दिखें, तो उनका आपको कभी भी तुक्का नहीं मारना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है।
सॉलिड स्टेट ड्राइव पता होना चाहिए और यूपीएससी में किसी भी एग्जाम में इसको फिर से पूछा जा सकता है। इसका एक रीज़न है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है इसका यूज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंटली जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित सिस्टम होते हैं उनको यूज करने में किया जाता है। अब देखिए एसएसडी की घूर्णन गति शून्य होती है, बिल्कुल सही। रीज़न है कि जो एसएसडी होती है, अच्छा मैं इसकी थोड़ी सी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हार्ड डिस्क और एसएसडी में या फिर सॉलिड स्टेट जो ड्राइव होती है इन दोनों में अंतर क्या होता है वो बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा-सा सही से समझ सकेंगे। तो देखिए, हार्ड डिस्क आपने देखी होगी, उसमें एक एक डिस्क होती है जिसके ऊपर आप एक जो मेमोरी वाली डिस्क होती है वो रखी होती है। यहाँ पर एक हैंड होता है जिसको स्पेंडल आर्म बोलते हैं, यहाँ पर इसको भी स्पेंडल बोलते हैं और ये क्या करता है रीड और राइट करता है डेटा को यहाँ से। और ये जो डिस्क है ये घूमती है किसके ऊपर? इस हार्ड डिस्क के ऊपर। तो यहाँ पर जो ये डिस्क है ये घूम रही है और जब घूम रही है इसका मतलब उसमें घूमने के लिए एक मोटर लगी होगी। मोटर लगी होगी इसका मतलब है इसको मोटर को चलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही होगी। लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव में कोई भी मोटर नहीं होती है, कोई भी डिस्क नहीं होती है जो कि घूमे। कोई भी मोटर नहीं होती है मतलब कि एनर्जी क्या होगी यूज होगी, यहाँ पर एनर्जी ज्यादा यूज होगी। अब यहाँ पर पढ़ भी लीजिए आप एन एच डी डी यूजेस ऑफ मैकेनिकल स्पाइनिंग डिस्क। देखिए मैकेनिकल स्पाइनिंग डिस्क होती है एंड रीड राइट हेड होता है, सिर होता है जिसे बोलते हैं रीड राइट हेड। ये जो है ये रीड राइट हेड है, मेकिंग इट स्लोअर। मतलब जो ये डिस्क है ये इसकी वजह से क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है और चीप चीप सस्ती है लेकिन स्लो है। बेटर फॉर हाई कैपेसिटी स्टोरेज, इसमें हाई कैपेसिटी होती है। दूसरी चीज यहाँ पर नो मूविंग पार्ट, एसडीडी में कोई भी मूविंग मूविंग पार्ट नहीं होता है जिससे कि वह ग्रेट ड्यूरेबिलिटी होती है, ग्रेट स्पीड होती है, साथ में लो एनर्जी कंज्यूम करती है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोला है एसडीडी की घूर्णन गति शून्य होती है, बिल्कुल सही क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिस्क नहीं है मतलब घूर्णन गति भी नहीं होगी। हार्ड डिस्क ड्राइव, तो हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में एसडीडी अधिक ऊर्जा की खपत करती है, गलत। अभी हम पढ़ के आए हैं कि एसडीडी ज्यादा ऊर्जा खपत करती है, दूसरा आपको एलिमिनेट कर देना है। अब वैसे तो देखिए पहला इन दोनों ऑप्शन में है, पहला सही भी है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही डिलीट हो जाते हैं। तो जैसे ही आप ये देखो तो आपको दूसरा और चौथा पढ़ना ही नहीं है, अब आपको केवल एक और तीन पढ़ना है। तो ये आपको एग्जाम हॉल में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि कितना कम आप पढ़ सकते हैं। जितना कम पढ़ेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अगर आपने पहला ऑप्शन देख लिया और आपको पता है कि एसडीडी की घूर्णन गति शून्य होती है, तो इसका मतलब दूसरा और चौथा तो आपको पढ़ना ही नहीं है। अब तीसरा पढ़िए, जब रैम अपर्याप्त हो तो एसएसडी को आभासी स्मृति के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जब भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में जा सकता है ऑप्शन आए तो उसको आपको सही मानना है। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक बोनस है, मतलब फ्री का एक आपको टिप है कि जब भी जा सकता है साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में आए तो उसको आपको हमेशा सही मानना है। मतलब ये लिख के ले लीजिए और ऐसे मैं पचासों क्वेश्चन आपको दे सकता हूँ अगर आप कमेंट करें तो, जिसमें जा सकते वाले क्वेश्चन सही होते हैं। तो कमेंट करिए अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए हो तो मैं इस पर भी एक पूरा लंबा वीडियो ला सकता हूँ, क्योंकि मैंने किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो पढ़ता है जो वही बता सकते हैं कि आपने ये चीजें कहाँ से देखी हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी। कितना इजी क्वेश्चन है यार, मतलब फ्री के नंबर, 3 नंबर तो ऐसे ही फ्री के दे दिए इन लोगों ने 3 क्वेश्चन के। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। हार्ड डिस्क सीपीयू मेमोरी का कोई फॉर्म है नहीं। रैम ये तो भाई सेकेंडरी मेमोरी है या फिर अस्थाई मेमोरी है जो कि खत्म हो जाती है। मदरबोर्ड मदरबोर्ड कोई मेमोरी का फॉर्म है। मतलब जो 10th क्लास में कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे ना उनको भी ये पता होगा, तो ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप आगे यूपीएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आप रट लीजिए क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन फिर से कभी भी आ सकता है। क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर ध्रुवीय प्रदेश में आर्कटिक क्षेत्र की बात की जा रही है, स्थायी तुषार भूमि जिसे परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, जो जमा हुआ पार्ट है, जितना भी जमा हुआ पार्ट है, जितने भी ग्लेशियर हैं, जितनी भी ठंडी चीजें हैं जहां पर बर्फ जमी हुई है उसको परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। तो परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से क्या होगा, क्या पर्यावरणीय चिंता हो सकती है। स्वदेशी समुदायों का विस्थापन नहीं। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना या फिर निस्तार, बिल्कुल सही। आक्रमण प्रजातियों का फैलना, गलत। हो सकता है ये, ठीक है हो सकता है, लेकिन सबसे इसमें क्या बोला है, प्रमुख पर्यावरणीय चिंता, प्रमुख क्या है। पराबैंगनी विकिरण में वृद्धि हो सकती है लेकिन मुझे ये नहीं बताना है, मुझे बताना है सबसे प्रमुख मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है और क्या ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो बिल्कुल पूछा गया है। तो चलिए मैं वो दिखाता हूँ आपको कि क्यों इंपॉर्टेंट है परमाफ्रॉस्ट। सबसे पहले परमाफ्रॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए, जितनी भी जमी हुई चीजें हैं, जितनी भी बर्फ है पृथ्वी पर उसको हम परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि 2025 को ग्लेशियर इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के रूप में घोषित किया गया था, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा।
साथ ही ये इसमें इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि 2025 में बहुत सारे ग्लेशियर पिघलने की न्यूज़ सामने आ रही थी, जिसमें वेनेजुएला एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर वर्तमान समय में सारे के सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं। मतलब कोई भी ग्लेशियर जिंदा नहीं बचा है, सारे के सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं। फिर एक और आपने नाम सुना होगा इटली। इटली में भी कोई एक बड़ा सा ग्लेशियर है जो कि पिघल रहा है। फिर एक क्वेश्चन, एक ग्लेशियर है जो कि इंडोनेशिया में है, वो भी बहुत ही तेजी से पिघल रहा है। इंडोनेशिया, क्या मैं सही हूँ ये आपको कमेंट करके बताना है। लेकिन ये बहुत सारी न्यूज़ में चल रही है, परमाफ्रॉस्ट की बात है। तो इससे नुकसान क्या होता है? इससे क्या होता है कि जो ग्लेशियर हैं ये करोड़ों साल पहले बने होंगे। तो करोड़ों साल पहले इस जो पृथ्वी होगी उसकी जो गैसेस होंगी वो अलग-अलग प्रकार की या फिर ज़हरीली गैसें उस टाइम पर रही होंगी, जिस टाइम पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी। तो वो जो गैसेस थी वो क्या हो गई, उस बर्फ के नीचे दफन हो गई। क्या हो गई? बर्फ के नीचे दफन हो गई। लेकिन अब जब करोड़ों साल बाद जब वो बर्फ पिघल रही है, तो ऐसी खतरनाक गैसेस जो कभी रही होंगी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर कोई जीवन ही नहीं था, अब वो गैसें क्या हो रही हैं, रिलीज हो रही हैं वातावरण में। तो ये सबसे बड़ा खतरा है। और ये यूपीएससी में पूछा गया है 2019 में क्वेश्चन। इसको बोलते हैं मीथेन हाइड्रेट। मीथेन हाइड्रेट किसको बोलते हैं? परमाफ्रॉस्ट को। देखिए, मीथेन क्या होता है? कार्बन। मीथेन होता है CH3। ठीक है। तो आप सभी को पता होगा जो CH3 है, ये हमारे गैसेस में पहले पाई जाती थी, मतलब हमारे वातावरण में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। प्लस जब H2 हो जाता है तो उसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट या फिर मीथेन हाइड्रेट। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट। तो बिल्कुल सही, जब भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो जो मीथेन हाइड्रेट है वो क्या हो जाएगा, उसके जो डिपॉजिट हैं वो क्या हो जाने, रिलीज होने लगेंगे, मतलब बाहर निकलने लगेंगे। और ये जो बाहर निकलने वाले जो डिपॉजिट हैं, ये इससे नुकसान होगा लोगों को। फिर दूसरा इन्होंने बोला कि लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। तो मैंने फिर बताया आपको कि आर्कटिक क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट पाया जाता है और उस गैसों के नीचे नीचे क्या पाए जाते हैं, डिपॉजिट पाए जाते हैं, किसके? मीथेन हाइड्रेट के। मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डिकेड और टू। मतलब ये बोल रहा है कि 1 दशक या 2 दशक के बाद मीथेन जो है ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा, जिससे कि पृथ्वी पर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो इसके आंसर तीनों सही हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2025-26 जितनी भी आगे एग्जाम आने वाले हैं वहां पर यहाँ से काफी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये इसी के साथ हमने सारे के सारे 15 क्वेश्चन शायद कंप्लीट कर लिए हैं। नहीं, एक क्वेश्चन रह गया है यहाँ पर। ये क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा ताजे जल में कठोरता का सूचकांक निर्धारित करता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कैल्शियम और मैग्नीशियम, जिसने पढ़ा भी नहीं है वो भी इसको सही कर सकता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल गलत। ऐसा कोई चीज हम नहीं पढ़ते हैं। D2O H2O नहीं पढ़ते हैं। पीएच का कमरे के तापमान पर एक वायुमंडलीय दाब, ये भी हम कभी नहीं पढ़ते हैं। तो इसका आंसर सही होगा ए। और इसी के साथ हमने सारे के सारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरे ये जितने भी क्वेश्चन हैं, मैंने आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो इनको आप देख रहे होंगे और आपने भी अपने खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। ऐसे ही बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, ताकि आप आगे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और एग्जाम हॉल में जब भी आपको क्वेश्चन आए VLC से, तो आपको पता चल जाए कि ये तो मैंने कभी ना कभी पढ़ा है। आपको क्वेश्चन आ जाए रेडियो वेव से, तो आपको पता चल जाए कि रेडियो वेव्स तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो इस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका कोई भी एग्जाम नहीं रुकेगा। तो इसी के साथ हम सभी करते हैं आज की वीडियो का अंत। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कोई भी सजेशन है आपके पास मुझे देने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्या मैं अपने आप में या फिर अपनी वीडियोस में सुधार कर सकता हूँ, वो भी बताएं। साथ ही अगर आपको कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।